हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंट एडुकेशन फ्रॉम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी। इसमें हम उसके कुछ रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास एक थ्योरम है, इसका रिजल्ट ये थ्योरम है हमारे पास एक फंक्शन एफ। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है हमारे पास ए बी इज कांस्टेंट इज कॉन्टिन्यूअस। एंड सेकंड कंडीशन है हमारे पास एंड डिफरेंशिएबल। यानी ये फंक्शन है एफ जो कि ए बी में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इन ए बी। तो हमारे पास फिर कुछ रिजल्ट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? एफ डैश एक्स बराबर 0 इंप्लाइज फॉर एफ डैश एक्स बराबर 0 इंप्लाइज एफ इज कांस्टेंट। जहां पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। सेकंड है हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन जो है वो है हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ये है तो इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड रिजल्ट है हमारे पास अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो ये इंप्लाई करेगा एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है यहाँ पे इस थ्योरम में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? मतलब ऐसा फंक्शन जो हमेशा इंक्रीजिंग हो या कहीं पर भी डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो हमेशा डिक्रीजिंग हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कहीं पर भी वो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। अब इसका में रिजल्ट है, इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। तो पहले लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। यानी x1 x2 जो है कोई दो पॉइंट है ए बी में। वो दो पॉइंट किस तरह से हैं? a इज लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन b। यानी जो पॉइंट है x1 और x2 दोनों इसमें से पॉइंट है और x1 छोटा पॉइंट है, x2 बड़ा पॉइंट है। और x1 जो है वो एक a से बड़ा है और x2 जो है वो b से बड़ा है। इक्वल टू का भी साइन हो सकता है। ये हो गया। तो यहां से हमने सपोज कर लिया है नहीं कि हो गया हमारे पास x1 x2 इज सबसेट ऑफ a और b। ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहां से हो जाएगा हमारे पास एफ x1 सो x2 माइनस एफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू एफ डैश सी। ये हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम थी। अब फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। जो यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो पहला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एफ जो है एफ डैश एक्स जो है वो 0 है। यानी हर पॉइंट्स के लिए सी की वैल्यू, ये वैल्यू जो है 0 है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? एफ x2 इक्वल टू एफ x1, क्योंकि ये एफ एक्स ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 इंप्लाई एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन। अब हमने एक्स वन और एक्स टू कहाँ से पॉइंट माने हैं? ये यहाँ से पॉइंट माने हैं। अब इनको जिस तरह से हम
थोड़ा सा यहाँ ए और बी पॉइंट्स हैं और यहाँ पे इसके सबसेट में x1 और x2। अब फिर x1 x2 कोई भी पॉइंट हो सकते हैं जो कि इनके बीच में सभी पे हमारे पास x1 बराबर x2 ये वैल्यू आती जाएंगी, सेम आती जाएंगी। तो अगर x2 को हम यहाँ पे फिक्स मान लें b, जो इक्वल टू का साइन लगाया है इसको हम b मान लें, फिक्स मान लें। और सपोज यहाँ पे x1 को हम वेरी करते जाए, x1 को हम चेंज करते जाए, तो इस तरह से हमारे पास सारे पॉइंट्स पे वैल्यू जो आएगी m आएगी। a की वैल्यू जो मानोगे वो m वैल्यू है। तो इस तरह से जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब सेकंड कंडीशन, जब हमारे पास f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होने के केस में सेकंड है हमारे पास f डैश x ग्रेटर देन 0 इंप्लाई करेगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास f डैश x किसी पॉइंट c के लिए f डैश c यानी जो पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है fc यानी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहां से हो जाएगा f x2 माइनस f x1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है। अब फिर से x2 एंड x1 ये वैल्यू को अगर देखें तो x2 जो है वो x1 से बड़ा है, यानी ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो f x2 माइनस f x1 ग्रेटर देन 0। तो x2 माइनस x1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या तो 0 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से इंप्लाई हो गया हमारे पास इंप्लाइड f x2 ग्रेटर देन f x1, यानी हमारे पास अब जो कोई भी पॉइंट हो, कितना भी छोटा सबसेट ले लो x1 और x2 का, वहां पे हमेशा जो बड़ी वैल्यू जो होगी उसमें फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी यानी बड़ी होगी। तो यहाँ से हो गया हमारे पास जो फंक्शन है f वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से हो गया इंप्लाई f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फिर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन चेक करते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन चेक करने के लिए हम यहाँ से क्योंकि f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 यानी f c जो वैल्यू थी इक्वल टू ये f डैश c थी, ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। तो ये लेस देन 0 है मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। अब दोनों तरफ यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं ये लेस देन 0। अब अगर दोनों में x2 माइनस x1 का मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर होने की कंडीशन में साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा f x2 माइनस f x1 लेस देन 0, यहाँ से हो गया f x2 लेस देन f x1। तो यहाँ से हो गया हमारे पास हमेशा ये फंक्शन जो है x2 जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी और x1 जो है वो छोटा होता जाएगा, यानी ये x2 वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी ये छोटा होता जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। फिर इस तरह से हमने लैग्रांज जो मीन वैल्यू का ये डेरिवेशन था इसको हम प्रूव कर दिया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल होंगे उनके सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।